नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता देते हैं। सुबह 10 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम धामी। अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी का होगा शुभारंभ। करीब 11:20 पर ओएनजीसी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी उसमें सम्मिलित होंगे। करीब 11:20 पर ओएनजीसी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, आज का दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी किन महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे और क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, दो कार्यक्रम जो पब्लिक कार्यक्रम है जिसमें पब्लिक के लोग, सरकारी लोग भी शामिल रहेंगे, वो तो दो कार्यक्रम तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ आज सुबह 10 बजे से पुलिस लाइन में होगा, जिसमें देश भर की पुलिस की टीमें, पैरामिलिट्री की टीमें आ रखी हैं और 3 दिन तक का आयोजन चलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ओएनजीसी में आयोजित एक ऊर्जा संरक्षण पर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय और सरकारी आवास में लोगों से मुलाकात करने के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी करेंगे और सरकारी कामकाज निपटाएंगे। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इसके साथ ही साथ ओएनजीसी के कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड के 44 जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के संबंध में चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्द से जल्द पीएमओ के स्तर पर विचार करने का आग्रह किया। इसके साथ ही भारत नेट के दूसरे चरण पर भी बात हुई है। तो भारत नेट के शुरू होने से 600 गांवों को इंटरनेट सेवाएं मिल सकेंगी। तो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सीएम धामी ने कहा कि कुछ लोगों का काम ही सवाल उठाना है, ऐसे लोगों पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते। उत्तराखंड के विकास से संबंधित कुछ मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन एवं उनसे अनुरोध करने के लिए उनसे भेंट करी थी। इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से जहाँ पर दिक्कतें आई हैं, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आपने वहाँ पुष्प अर्पित भी किए हैं और
किस तरह से देखिए वहाँ देखिए, संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जांबाज वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। चित्रों पर जाकर वहाँ पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है। वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता शौर्य पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि निकाय के चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव, निश्चित रूप से बीजेपी सभी चुनावों की तैयारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता का काम हमेशा जनता के बीच में बने रहने का होता है। हमारी पार्टी 24 घंटे कार्य करती है और प्रत्येक घर में जाकर उनकी समस्याओं को समझना, उनका निराकरण करना ही पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। जनता पार्टी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास पर रहते हैं। पार्टी में जो भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करना, ये अपनी कार्य प्रवृत्ति रही है। और सभी लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, आगे काम करते हैं। सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ प्रमुखता से दिखाई देता है। और ये समय समय पर होने वाली बैठकें हैं। हमारे जो विधायक हैं वो समय समय पर बैठते हैं, सांसद हैं समय समय पर बैठते हैं, संगठन का जो नेतृत्व है वो उनके साथ बैठता है, और जो काम संगठन के द्वारा किए जाने वाले हैं उन कार्यक्रमों की जानकारी साझा करते हैं। तो इसीलिए हमारा संगठन प्रभाव। वहीं निलंबित आईएफएस किशन चंद की तलाश में विजिलेंस की मेरठ में दबिश मलियाना आस्था अस्पताल और श्याम अपार्टमेंट में की गई छापेमारी। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे किशन चंद को तलाश रही है विजिलेंस। तो विजिलेंस टीम ने किशन चंद के भाई जितेंद्र से पूछताछ भी की है। तो मलियाना आस्था अस्पताल और श्याम अपार्टमेंट में छापेमारी की गई। भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हैं किशन चंद को विजिलेंस तलाश रही है, और लगातार तलाश के दौरान ये छापेमारी देखने को मिली है। तो विजिलेंस की तरफ से कई छापेमारी करने को लगातार किशन चंद की तलाश में विजिलेंस है। तो विजिलेंस की टीम ने किशन चंद के भाई जितेंद्र से भी पूछताछ की है। निलंबित आईएफएस किशन चंद की तलाश में विजिलेंस की मेरठ में दबिश। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली है, और इसी बैठक में मंत्री के द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, उसके लिए अब अधिकारियों को फील्ड विजिट करना जरूरी होगा, जिसमें 20 दिन ऑफिस तो 10 दिन फील्ड में रहना जरूरी होगा। तो वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 के मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पाने के लिए उत्तराखंड राज्य काम करने में लगा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में मंडुआ, झंगोरा और रामदाना का विभाग फोकस करता है, उसका उत्पादन दोगुना हो सके, उसके लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लगाएं वो क्रॉप्स इस प्रकार की हो, हाइब्रिड की हो, ताकि 2025 में जो क्रॉप्स अपना परिणाम दें तो हमारा प्रोडक्शन दुगना हो। इसके लिए हम वॉलनट पर, कीवी पर और एप्पल पर फोकस कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट पर फोकस कर रहे हैं। 2023 को मोदी जी ने मिलेट ईयर्स घोषित किया है, और आज मिलेट्स की इतनी डिमांड है। एक तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राशन की दुकान में
हम गरीबों को राशन देते हैं उसमें 1 किलो हम मड़वा भी। पेपर लीक विवादों से घिरे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों पर इस सप्ताह फैसला हो सकता है। आयोग के अध्यक्ष जीएस मोतियाला का कहना है कि जो भी प्रकरण आयोग में पेंडिंग है उन्हें 2022 में खत्म करना है। आयोग ने नए साल में नई तैयारी के साथ मैदान में आएगा। आपको बता दें कि आयोग की ओर से गठित विशेषज्ञ जांच समिति इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट देने जा रही है कि 8 भर्तियों में पेपर लीक हुआ है या नहीं। उन भर्तियों में आयोग इसी महीने फैसला लेगा। आपको बता दें कि अक्टूबर में ही आयोग ने पूर्व आईएएस एस रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया था। समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक का समय दिया गया था। इसलिए बैठाई थी, इसलिए रिक्वेस्ट किया था हम लोगों ने मेंबर्स को, जो हमारे एक्सपर्ट से बात हुई थी हमारी, और उनका मेन काम ये था कि जो 8 भर्तियां हमारी हैं जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया कुछ में, जिसमें एलटी के एग्ज़ाम भी हैं, क्या लीगली इसको, क्योंकि जो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था वो जो विवादित कंपनी थी जो उसको लोग जेल में है अभी, जिसमें जो स्नातक स्तर वाले एग्ज़ाम में थे उन्हीं के द्वारा एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया गया था। और क्या इन एग्ज़ामों को अगर हम कैंसिल करते हैं तो उसका क्या, किस आधार पर होगा, और अगर इसके एग्ज़ाम रिजल्ट निकालते हैं तो उसका आधार क्या होगा। देखिए, जियो अपनी जगह अलग है, लेकिन हमें सबसे बड़ी चीज़ है लीगली हम कहाँ करेक्ट हैं। एक जो विभिन्न हाई कोर्ट में, उच्चतम न्यायालयों के कई आदेश हैं इस तरह के डिस्प्यूटेड एग्ज़ामों में, उन सब को एग्जामिन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम से रिक्वेस्ट किया गया था। और कल अगर हम निरस्त करते हैं तो नेचुरली एक पक्ष कोर्ट जा सकता है, या रिजल्ट निकालते दूसरा पक्ष जा सकता है। तो वहाँ हम कोर्ट में किस तरह से स्टैंड करें, किस आधार पर हम कोर्ट में जाएंगे, उसका जवाब किस तरह से होगा, वो सब चीज़ों को समावेश करते हुए विशेषज्ञ टीम बनाने का हम लोगों ने तय किया था। उम्मीद है हमें कि 2-3 दिन में हमें शायद रिपोर्ट मिल जाएगी। मेरी कोशिश है कि सारे एग्ज़ाम जो भी हैं उस पर हम इसी वर्ष 2022 में ही डिसीजन लें। 2023 में इसको लेकर जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होगी, जिन लोगों ने, हमारी ये भी कोशिश होगी कि कमीशन भविष्य में जो एग्ज़ाम कराएं वो ऐसा हो कि जिसने जितनी मेहनत की उसका परिणाम मिले। ऐसा नहीं कि वो शॉर्टकट मार दे और गलत नकल करके किसी तरह से को आ जाए, ऐसा नहीं होना, ये ना हो। इसके लिए हम और स्टेट में भी जा रहे हैं, उनके स्टडी अभी हम करके आए थे, हिमाचल करके, हरियाणा करके आए थे अभी हम लोग। हम कई स्टेट का भी स्टडी कर रहे हैं कि एक बेहतर फुल प्रूफ कैसे व्यवस्था हो, उस पर भी हम लोग। चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी अंकिता ने नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से 10 दिन का समय मांगा है। हत्याकांड के मामले में शामिल 2 सह आरोपियों ने पहले ही नार्को टेस्ट के लिए मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी का कहना है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या और दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार की अदालत ने 22 दिसंबर को केस की सुनवाई होगी। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसआईटी के हाथ आज भी उस वीआईपी गेस्ट से दूर है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। इसके नाम को उजागर करने को लेकर एसआईटी पर जनता का भारी दबाव है। नैनीताल जिले के लिए नासूर बन चुके बलिया नाले के लिए नए साल के साथ ही नई सुबह आने की उम्मीद जगी है। करीब 150 साल से दरक रहे बलिया नाले के ट्रीटमेंट के लिए शासन की ओर से 192 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्य सचिव ने इसका पूर्ण उपचार 2 साल के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार खिसक रही इस पहाड़ी के ट्रीटमेंट पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन का इतिहास लगभग 155 साल पुराना है। बीते वर्षों में यह बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नैनीताल शहर सहित नैनी झील के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। नैनीताल की जड़ पर स्थित इसी पहाड़ी की तलहटी से लेकर नैनी झील का अतिरिक्त पानी ज्योलिकोटो की ओर से जाता है। तो एक इंटीग्रेटेड, एक
हर दृष्टिकोण से काम करने की ज़रूरत है। ये जो DPR हमने बनवाई है इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखा गया है। सिविल इंटरवेंशन, सिविल स्ट्रक्चर भी हमारा रहेगा, हमारा नेलिंग भी रहेगा, जिसमें कि अंदर तक रॉक जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक हम नेल डाल के पूरे सॉइल सिस्टम को, पूरी मिट्टी को हम उस रॉक से बाइंड करेंगे। बहुत सारे नेल रहेंगे, कुछ हम पाइलिंग लेके जा रहे हैं, कुछ हमारा जो अंदर, चूँकि मिट्टी जब आता है स्लाइड होते हैं तो कारण क्या है, जो पानी के कारण जो लोड बढ़ता है, अगर अंदर कहीं पानी कहीं रिसाव है, लोड बढ़ता है तो पूरा मिट्टी का नीचे आ जाए। देहरादून शहर की तमाम मुख्य सड़कों पर सुगम यातायात व्यवस्था के लिए नासूर बन चुके ई रिक्शा हादसे का सबब बन रहे। यूं तो मुख्य सड़क पर इनका संचालन प्रतिबंधित है, लेकिन पुलिस व परिवहन विभाग की नाकाम कार्यप्रणाली के लिए वरदान बनी हुई है। तो संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि ई रिक्शा की काफी समय से विभाग को भी शिकायतें मिल रही हैं। आज जिस प्रकार इन्होंने सड़कों पर अपना अधिकार कर रखा है, उस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा की जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे कई तरह के ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं और कई शिकायतें भी इनकी रहती हैं कि पब्लिक से मिसबिहेवियर की भी शिकायतें आती हैं, जैसे आपने बताया है। ओवर चार्जिंग का भी इशू रहा है और जहां कहीं गाड़ी को पार्क कर देना, किसी भी जगह किसी भी गली में घुस जाना, इससे ट्रैफिक जाम भी कई जगह लग रहा है। तो इस मामले में हम लोग इसमें एक कार्य योजना बनाकर कार्रवाई। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि सर्दी के मौसम को देखते हुए राजधानी देहरादून के मेन चौराहे जैसे ISBT रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी जगह पर अलावा प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं ताकि बाहर से आने वाले लोग रैन बसेरे में रहकर सर्दी से बच सकें। यहाँ पे अपने जो गर्म कपड़े हैं जो कि अब वो यूज़ नहीं करते हैं वो देना चालू किया है। हमारी जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनमें भी काफ़ी कपड़े हैं जो लोग डाल के जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और हमने उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी चालू कर दिया है। कुछ लोग जो मेरे यहाँ ऑफिस में भी आते हैं उनको भी हम ये जो गर्म कपड़े हैं उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं और अब हम जो हमारे पास कपड़े उपलब्ध हुए हैं उनको हम अब वितरण की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। रैन बसेरों की विज़िट कर ली है, जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है या कोई कमी है अकॉर्डिंगली हम लोग उसको ठीक करा रहे हैं और साथ ही अलाव हो गए, कंबल हो गए, गर्म कपड़े हो गए, सभी के लिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी उपलब्धता बनी रहे और लोगों को कोई असुविधा ना। वहीं हल्द्वानी में गौलापार स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़े के भीषण आग लग गई। कूड़े के ढेर से जहरीले धुआं निकल रहा था, जिसके चलते आसपास के लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहीं अग्निशमन और नगर निगम की टीम आग को बुझाने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड में 1 लाख से अधिक का मैट्रिक टन कूड़ा इकट्ठा है और जिसमें आग लगी हुई है। आग का धुआं इतना उठ रहा है कि आसपास के क्षेत्रों में धुएं का गुब्बार बना हुआ है। ट्रेंचिंग ग्राउंड से लगे इंदिरा नगर क्षेत्र में जहरीला धुआं पहुंच रहा है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पूरे मामले में हल्द्वानी नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय का कहना है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड में आग लगाई गई होगी। नगर निगम और अग्निशमन की आग को बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। रुड़की में गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के एक निजी हॉस्पिटल में नर्स ने डॉक्टर और एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और इसी दौरान नर्स ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा किया। हॉस्पिटल में हंगामा होते देख अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बामुश्किल किसी तरह से मामला शांत कराया। आपको बता दें कि यूपी मुजफ्फरनगर निवासी एक युवती करीब 3 माह पहले रुड़की के रामनगर क्षेत्र में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी के लिए आई थी और सोमवार को नर्स ने निजी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। नर्स का आरोप है कि डॉक्टर आए दिन उसे परेशान करता है। युवती ने आरोप लगाया कि एक दिन कार में अस्पताल छोड़ने के बहाने से उसके साथ छेड़छाड़ की गई। इसके अलावा आए दिन उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। वहीं नर्स ने अस्पताल के एक अन्य कर्मचारी पर छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं गंग नहर कोतवाली पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए
मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे, कभी उन अपने कैबिन में बुलाना, कभी अजीब अजीब से सवाल। तो फिर मैंने इनसे क्या है कि अपनी नाइट शिफ्ट करा ली थी। मैं नाइट में जॉब करने लगी थी फिर। तो अभी कुछ टाइम 2-3 दिन पहले वो आए, वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहने लगे कि चलो मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।